आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग करने जा रहे हैं 10th इकोनॉमी चैप्टर नंबर 2 का 3rd वीडियो, जिसमें हम लोग को अध्ययन करना है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं राष्ट्रीय आय कहते किसे। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये बॉक्स में बहुत अच्छा और सटीक दिया हुआ है। सबसे पहले इसे समझते हैं, यानी राष्ट्रीय आय कहते किसे, कहा किसे जाता है। राष्ट्रीय आय का मतलब किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जा सकता है। मान लेते हैं एक वर्ष में 100 वस्तु को उत्पादन किया गया और 100 लोग मिलकर क्या दिए, सेवा दी, तो इसका मूल्य हो गया 1000 रुपया, ठीक। और इसका मूल्य मान लीजिए क्या हो गया, 1000 रुपया। तो यही दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना आएगा, 2000। यही हमारा देश का क्या कहलागा, राष्ट्रीय आय, ठीक। और एक और दूसरी परिभाषा दी गई, इसे समझते हैं। दूसरे शब्दों में वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी वर्ष भर में जितना भी आय अर्जित किया गया, यानी प्राप्त किया गया है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और राष्ट्रीय आय की परिभाषा आगे चल के हम इसी टॉपिक में देखेंगे। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने क्या दिया, अलग अलग परिभाषा दिया। लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा जाए, अतिल उत्तर क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, तो ये या ये दोनों में से कोई एक हम लोग क्या कर देंगे, उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे माइंड में, और वहाँ जाके क्वेश्चन पेपर पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। बस यही सटीक परिभाषा। आगे परिभाषा अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग दिया गया, उससे भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग गहन अध्ययन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से पता लगता है कि कोई देश क्या है, किस विकास के किस स्थिति पे विकसित है या विकासशील है। किसी देश का आर्थिक विकास उसकी राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। यानी उसका जितना आय होगा उतनी ही उसके क्या होगी, आर्थिक विकास होगी। तथा आर्थिक प्रगति को मापने का सर्वोत्तम साधन भी राष्ट्रीय आय है। यानी उस देश की कितनी आर्थिक प्रगति की है, उसका भी मापने का सर्वोत्तम साधन, यानी सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है, राष्ट्रीय आय ही है। जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के समग्र प्रयास होता है। तो यहाँ हम लोग के करना है, ये समझना है क्या, उत्पादन के विभिन्न साधन, इसको फिर समझ कर है, जहाँ राष्ट्र के संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के समग्र प्रयास। तो हम लोगों ने 9th वाले में पढ़ा था, या 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्पादन के विभिन्न साधन। तो उत्पादन के 5 साधन होता है। तो यही कह रहा है, उत्पादन के विभिन्न 5 साधनों के प्रयास से ही क्या प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है। उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं ये 5 उत्पादन साधन है कौन। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, व्यवस्था या संगठन, उद्यम या साहस, यानी जो प्रयास करता है उसे क्या कहते हैं, उद्यमी। और वही क्या बनाता है, संगठन बनाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, पूंजी होता है, वो भी कार्य करता है, श्रम यानी लेबर, और भूमि। तो यही 5 उत्पादन के साधन है। और इसी के प्रयास करने से जो आय प्राप्त होती है किसी देश की, उसे उसका क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, ठीक। तो प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की प्रक्रिया में होती है। तो उत्पादन की प्रक्रिया में 5 साधन की भागीदारी होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। फलतः उत्पादित हुई वस्तुओं से प्राप्त आय का भी सभी साधनों के बीच क्या होता है, सभी साधनों में वितरित किया जाता है। अर्थशास्त्र में वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन की धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेने को कहते हैं।
तो मान लेते हैं उत्पादन के विभिन्न साधन है, 5 साधन है। तो क्या 5 साधन उत्पादन में हिस्सा लिया कि नहीं हिस्सा लिया? हिस्सा लिया, ठीक। तो उत्पादन में हिस्सा लेने के बाद जितनी जितनी सबकी होती है भूमि की, श्रम की, पूंजी, क्या करते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी उत्पादन में किसकी भूमिका कितनी है, ठीक। अब वास्तव में उत्पत्ति नहीं, यहाँ पे उत्पत्ति नहीं, क्या होगा? उत्पादन होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ पे उत्पादन होगा। तो वास्तव में उत्पत्ति नहीं, उत्पादन के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय के प्राप्त होती है। अगर उत्पादन के 5 साधन अगर सहयोग नहीं करेगा तो आय प्राप्त होगी, यानी राष्ट्रीय आय प्राप्त होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच वितरित कर दिया जाता है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए अब और इससे ज्यादा अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो यहाँ और ज्यादा समझ में आएगा। आगे जितना बढ़ेंगे और हमारी समझ क्या होती बढ़ती चली जाएगी। देखिए जिस प्रकार व्यक्तियों के समूह से प्रक्षेत्र यानी क्या बनता है? क्षेत्र बनता है, यानी निर्माण होता है। प्रक्षेत्रों के समूह से राज्य एवं राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है, ठीक। उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग से, देखिए बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्षेत्र के यानी व्यक्ति के समूह से क्षेत्र और व्यक्ति के समूह से क्या करता है? क्षेत्र, और क्षेत्र के समूह से राज्य और राज्यों के समूह से देश का निर्माण होता है। देखिए तो व्यक्ति से क्षेत्र, क्षेत्र से राज्य और राज्य के समूह से देश, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब देखिए उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग, श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं श्रम तथा पूंजी यहाँ लिखना चाहिए, श्रम तथा पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से। और ये प्राकृतिक संसाधन क्या है? परेशान कर रहा है यार। उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन क्या हो सकता है? ये भौतिक हो सकता है। और भौतिक क्या होते हैं? जिसके मूल के रूप में आंका जा सकता है। भौतिक को क्या कर सकते हैं? मूल के रूप में आंका जा सकता है। तो भौतिक भी हो सकता है और अभौतिक भी हो सकता है। ऐसी सेवाएं जो अदृश्य रूप में संसाधन की क्या करते हैं? वृद्धि करता है, कि कुल मूल को ही क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है, ठीक। क्लियर है? अब देखिए आपने देखा होगा कि प्राय गांव और शहरों में खेत और कल कारखाने द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक। और उसी तरह शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी, पदाधिकारी एवं समाज के अन्य वर्ग के लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को सुसंपन्न करते हैं, यानी क्या करती है? सब सेवा देता है। और गांव में या खेतों में, गांव के खेतों में या कल कारखाने में क्या बनता है? वस्तु, भौतिक वस्तु बनती है। इस तरह खेत खलिहानों से उत्पन्न तथा ज्ञान और दक्षता से किए गए उत्पादन को क्या कहता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। कहा जाता है या कहेंगे जब इन सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय के कुल रूप से आकलन किया जाता है तो उसे कुल उत्पादन कहते हैं। यानी ये भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त कुल जो भी होता है उसका ही आकलन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? कुल उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्च को घटा देने के बाद जो बचता है उससे शुद्ध राष्ट्रीय आय कहती है। और आगे समझ में आएगा और डिटेल में शुद्ध राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब देखिए सब आगे जैसे पढ़ते चले जाएंगे और समझ क्या हो जाएगी? क्लियर होती जाएगी। शीशे की तरह एकदम आईना की तरह क्या होता है? साफ होता चला जाएगा। देखिए यहाँ पे इसी क्रम में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को हम निम्नलिखित रूप से क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे या निम्नलिखित रूप से देखेंगे। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उनके प्राकृतिक संसाधनों पर उपयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक और अभौतिक वस्तुओं का विभिन्न रूपों एवं सेवाओं से जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। जहां प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से हमें यह स्पष्ट
होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन प्रायः एक वर्ष यानी एक साल एक वर्ष के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से करते हैं। श्रम एवं पूंजी वहाँ पे उपलब्ध जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसके सहयोग से करते हैं, वही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। एक वर्ष में वहाँ के मजदूर और पूंजी प्राकृतिक संसाधनों के सहयोग से जो करता है क्या कहलाता है? वही राष्ट्रीय आय का कहलाता है। इनका किसका कथन है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल का कथन है। ठीक, अब इसको एक बॉक्स द्वारा पढ़ते हुए तब आगे बढ़ेंगे। यदि देश की कुल पूंजी विदेशों में लगा दी जाए तो उससे प्राप्त आय को भी राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाएगा। देखिए अब धीरे धीरे और आगे क्लियर होता चला जाएगा। और प्रोफेसर पीगू ने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया। इनका राष्ट्रीय आय क्या क्या कहना, किस प्रकार से कहना, उसे देखते हैं। राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेशों से प्राप्त आय भी सम्मिलित किया जाता है और जिसे मुद्रा के रूप में माप हो सकती है। ठीक, इनका कहना है प्रोफेसर पीगू का। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर फिशर ने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए कहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया हुआ है, यानी प्रत्यक्ष रूप से क्या किया गया? उसका उपयोग किया गया है। ठीक, द ट्रू नेशन इनकम इज दैट पार्ट ऑफ एनुअल नेट प्रोड्यूस विच आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी उस वर्ष में जितना भी उपभोग किया गया है वही क्या है? राष्ट्रीय आय है। ठीक, अब कह रहा है तीसा के भयानक आर्थिक मंदी यानी 1929-30 के जो भयानक मंदी आया था उसे हम लोग क्या कहते हैं? तीसा के भयानक मंदी अर्थशास्त्र में कहा जाता है। तो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929-30 से उबारने के लिए नियामक प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। उनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तु, तो उपभोक्ता वस्तु यानी क्या होता है? जिसका हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? वो कहलाता है उपभोक्ता वस्तु। और विनियोग वस्तु यानी जिसका क्या कहते हैं? फिर से, यानी विनियोग मतलब होता है क्या? निवेश, यानी उस वस्तु पर फिर से पैसा लगाने वाला, यानी उस पर खर्च किया जाने वाला, यानी फिर से उत्पादन में उसको क्या किया जाने वाला, उपयोग किए जाने वाले वस्तु क्या कहते हैं? विनियोग वस्तु। तो विनियोग वस्तु पर किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया था, यानी खर्च कौन से? जिस पे हम क्या करते हैं? अपने उपभोग के लिए करते हैं। और उस वस्तु पर खर्च जिससे उत्पादन क्या मिले? बढ़ावा मिले, तो वही वस्तु क्या कहते हैं? विनियोग वस्तु, यानी निवेश करने वाले वस्तु पर, यानी फिर से क्या हो? आय प्राप्त हो, से क्या कहते हैं? विनियोग वस्तु, निवेश वस्तु। ठीक, तो के योग में क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं राष्ट्रीय आय। अब देखिए इसको इस फॉर्मूले से समझिए। कह रहा है फॉर्मूला के रूप में y = C + I। y मतलब क्या होगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, और C प्लस क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी उपभोग व्यय, और विनियोग मतलब क्या होगा? इन्वेस्ट, यानी राष्ट्रीय आय = उपभोग व्यय प्लस निवेश। ये प्रोफेसर केन्स का कहना था। प्रोफेसर केन्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे क्वेश्चन में पूछा सकता है। जो y = C + 1 किनका कथन है? तो प्रोफेसर केन्स का, याद रखना। तो यानी राष्ट्रीय आय क्या है? उपभोग व्यय, यानी खाने पीने में उपभोक्ता द्वारा किया जाने वाला खर्च प्लस निवेश पे किया जाने वाला खर्च क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। ये किनका कथन है? केन्स का कथन है। देखिए अब देखिए
अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हमें राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए, जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन किन प्रकार की आयों का व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, सॉरी नहीं दिखा, फिर से हम देखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की धारणा किसे, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद उसे कहते हैं कुल राष्ट्रीय उत्पाद या सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और तीसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक, तो आगे हम लोग इसके बारे में और डिटेल से गहराई से पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी अधिकांश इसी सब के बारे में आता है। ठीक, उससे पहले पीछे हमारा एक बॉक्स छूट रहा है, उसका अध्ययन करते देखिए। भारत में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसका फुल फॉर्म में पूछ लेता है, CSO ऐसे लिख देता है शॉर्ट फॉर्म में, आप पूछते हैं इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग अच्छे से करेंगे आगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब। सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए क्या उत्तरदायी है, यानी भारत का राष्ट्रीय आय जो है कौन आकलन करता है, द सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इस कार्य में उसका सहयोग कौन करता है, द राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का सहायता करता है, सहयोग करता है। ये भी पूछ लेता है कभी कभी, जो राष्ट्रीय आय के आकलन में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का कौन सहयोग करता है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये दोनों याद रखना है, इसका फुल फॉर्म में पूछ लेता है, तो ये भी याद रखना है। जब क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में हम लोग अच्छे समझेंगे। तो चलिए हम लोग आगे अब स्टार्ट करते हैं, GDP, GNP और NNP। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे फर्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक, तो किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित होती, यानी दिए हुए वर्ष में, यानी किसी एक वर्ष में, इसे क्या करते हैं, लेखा वर्ष भी कहते हैं, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। यानी एक वर्ष में, यानी किसी दिए हुए वर्ष में जितना भी वस्तु और किसका, सेवा का उत्पादन होता है, वही क्या कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ये पूछ लेता है कि सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो किसी दिए हुए वर्ष में कुल उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मात्रा को क्या कहा जाता है, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ठीक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो इसको भी देखते हैं। एक देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समयावधि में, प्रायः इस समयावधि किसके नाम से जाता है, लेखा वर्ष, यानी एक वर्ष यानी क्या कहते हैं, लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। यानी जो भी वस्तु का उत्पादन होगा, जो भी सेवा का उत्पादन होगा एक वर्ष के अंदर, उसका जो भी बाजार मूल्य होगा, यानी कीमत, बाजार में जो भी कीमत होगा उस सब को इकट्ठा कर दे तो वही राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीधे अगर GDP क्या है तो क्वेश्चन पूछे तो बॉक्स में क्या करना है, यहाँ से कॉपी कर लेना है माइंड में, और एग्जाम में क्या कर देना, पेस्ट कर देना, बस यही GDP है। ठीक, क्लियर है। आप देखिए, अब अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो हम लोग पीछे पढ़े GDP, ये क्या है, GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी हम लोग पढ़े ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, और ये क्या है, GNP। देखिए, यानी कुल या सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में एक वर्ष के अंतर्गत जितनी वस्तु तथा सेवाओं का उत्पादन होता है, उसके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP कहते हैं। अब देखिए,
जीएनपी आता कैसे, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ ध्यान रखना है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी तथा सकल घरेलू उत्पाद में अंतर है। तो जीडीपी और जीएनपी में अंतर है। देखिए आगे क्या अंतर है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में से विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या करता है, जोड़ दिया जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को क्या करते हैं, घटा लिया जाता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे जीडीपी कितने का है, 1000 रुपए का है। यानी हम लोगों ने जीडीपी 1000 रुपए में देखा। अब देखें यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना होगा, 100 रुपए। अब हमको क्या निकालना है, जीएनपी। तो जीएनपी निकालना है तो मान लेते हैं हमारे देश के लोग बाहर से कितना कमा के लाए, 100 रुपए कमा के लाए, यानी विदेश से 100 रुपए कमा के लाए, और यहाँ से हमारे देश से लोग 20 रुपए यहाँ से बाहर लेके गए। यानी हमारे देशवासी विदेश से कितने कमा के लाए, 100 रुपए, और हमारे देशवासी और विदेश के लोग हमारे देश से कितने कमा के यहाँ से बाहर ले गए, तो कितना ले गए, 20 रुपए। तो 100 में से 20 माइनस कर देंगे, क्या बच गया, 80। तो हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया क्या, 100 में से 20 घटा दिए तो 80। तो ये हो गया हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पाद हो गया 1080 रुपया। ठीक, तो हमारा जीडीपी कितना था, 1000 रुपया, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, 1000 रुपया, और आ गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कितना आ गया, 1080 आ गया। ठीक, क्लियर है। तो वही विदेशियों को क्या कर दिए, विदेश व्यक्ति जो हमारे यहाँ कमाया उसको हटा दिए, और देशवासी जो विदेश में कमाया उसको क्या कर दिया, हम लोग ऐड कर दिए। ठीक, क्लियर है। अगला है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कुल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पाद में से इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट बच जाता है। यानी जो भी उत्पादन करने के लिए खर्च होता है उसको क्या करता है, उस खर्च में से, उत्पादन के लिए जो भी खर्च होता है उसमें से उसको निकाल देने के बाद क्या बच जाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। कुल राष्ट्रीय उत्पाद अभी हम लोग देखे जो 1080 था, इसमें से मान लेते हैं 200 रुपये क्या हो गया, खर्च हो गया, तो कितना बच गया। तो 1080 प्राप्त करने के लिए हमको कितना खर्च करना पड़ेगा, 200 खर्च करना पड़ा। तो 200 खर्च करना पड़ा तो इस 1080 में से क्या कर देंगे, 200 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 880। तो यही कहलाएगा हमारा शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो उत्पादन के बीच इसी का वेतन क्या आता है, उत्पादन के बीच क्या कहता है, इसी का वेतन क्या आ जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन यानी जीएनपी में से क्या करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिसावट एवं मरम्मत पर किए गए व्यय कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। यानी जो भी सकल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए जो भी खर्च किया गया उस खर्च को उसमें से क्या कर दिए, माइनस कर दिए, और उसके बाद जो बचा वही क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक, तो यही पूछेगा जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कैसे निकालते हैं। सकल
राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं और जीडीपी किसे कैसे कहते हैं, जीडीपी किसे कहते हैं। ठीक, तो यहीं तक वीडियो हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। अभी का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम लोग यहाँ से देख लेंगे भारत का राष्ट्रीय आय ऐतिहासिक परिवेश। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।